Hello children. In previous lecture we discussed about chapter number 1 in civics. The name of the chapter is Indian Constitution. हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय संविधान के बारे में और उसमें मैंने आपको इंट्रो दिया था कि संविधान क्या होता है, रूल और रेगुलेशन के जो बने होते हैं पॉइंट एक बुक रिटन फॉर्म में, वही आपका संविधान होता है। कुछ फैक्ट जानो। पूरे वर्ल्ड का इंडिया वह देश है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन रिटन में लिखा सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। क्लियर? वर्ल्ड में सबसे पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका ने बनाया है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन देने वाला पहला देश कौन है? अमेरिका। वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाला देश इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे पहले लाने वाला देश है ब्रिटेन, जिसने ओरल तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन का यूज किया। 3 फैक्ट। इंडिया सबसे बड़ा संविधान लिखने वाला देश, यूएसए पहला रिटन फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन लाने वाला देश, ब्रिटेन सबसे पहले संविधान के बारे में बात करने वाला देश। क्लियर? चलिए, पिछले टर्म पे हम डिस्कस कर रहे थे, आपका हेडिंग डिस्कस किया था, व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों किसी देश को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। उसको लेके मैं कुछ आपको पॉइंट बताया था कि संविधान के होने से किसी देश के क्या एडवांटेज है, किसी देश के क्या फ़ायदे हैं, देश छोड़िए उस देश के पीपल्स को, सोसाइटी को क्या फ़ायदे हैं, ये सब पिछले टर्म पे डिस्कस किया, जहाँ मैंने आपको तमाम पॉइंट बनाया था। मेजॉरिटी माइनॉरिटी के बारे में बताया, डोमिनेशन ग्रुप बताया था, और साथ ही साथ खुद को बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत ज़रूरी है। आपके बुक में तमाम प्रकार के पॉइंट्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। एक क्लास की बात है, वो स्टोरी टाइप दिया है कि क्लास में कुछ बच्चों का, लड़कों का एक ग्रुप है, वो क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, और कुछ लड़कियों का एक ग्रुप है जो बास्केटबॉल खेलना चाह रही हैं उसी पिच पर। लड़कियों की संख्या कम है, लड़कों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो वो कहते हैं हम मैच खेलेंगे भाई, क्रिकेट खेलेंगे। लड़कियां कहती है नहीं, हम लोग को बास्केटबॉल खेलना है, मैच आप लोग बाद में खेल लीजिएगा। दोनों के बीच कहासुनी होती है और ये पहुंच जाता है टीचर के पास। टीचर कहते हैं ऐसा है कि जो लड़के हैं उनकी संख्या अधिक होने की वजह से यहाँ क्रिकेट खेला जाएगा, तो ये इसी को बचाने के लिए, और जो ग्रुप ज़्यादा है उसको आप प्रायोरिटी दे रहे हैं, जो कम है उनके अधिकारों को आप छीन रहे हैं, तो इस चीज़ को रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना किसी देश में बहुत ज़रूरी है। स्टोरी से ही आपके संविधान को समझाया गया है, तो स्टोरी यही है। दूसरा जो खुद को बचाने वाला है, आप देख रहे हैं एक लड़की जो टीवी देखना चाह रही है, लेकिन उसको होमवर्क भी मिला है, होमवर्क कंप्लीट करना भी जरूरी है, तो वो क्या करती है, 50-50 में है कि क्या करूँ, टीवी देखूँ, होमवर्क करूँ, क्या करूँ, तो क्या करती है, टीवी बंद कर देती है और होमवर्क करना शुरू कर देती है। तो कभी लाइफ में भी ऐसे ही होती है कि ये करूँ वो करूँ। इन चीज़ों को बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत ज़रूरी है। ये पिछले टर्म पे मैं आपका डिस्कस किया था। साथ ही आपने जाना, अगर किसी देश का कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए, चाहे वो डेमोक्रेटिक कंट्री हो या नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हो, कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी भी देश के लिए उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन का होना। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशन का होना किसी भी देश के लिए ज़रूरत है, चाहे वो डेमोक्रेटिक कंट्री हो, मोनार्की सिस्टम हो, या किसी प्रकार का किसी भी कंडीशन वाला गवर्नमेंट वाला देश हो, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत ज़रूरी है। लेक्चर को आगे ले चलते हैं और नेक्स्ट हेडिंग आपका देखते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। आइए नेक्स्ट टॉपिक जो आपका लेते हैं वो भारतीय संविधान के बारे में लेते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लेते हैं। आप जानते ही हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कितना मुश्किल भरा काम रहा है, क्योंकि यहाँ ब्रिटिश राज रहा है, और ब्रिटिश अपने हिसाब से इंडिया में राज किए हैं, अपने रूल और रेगुलेशन बना के, जो हमारे इंडियंस के लिए या इंडिया के लिए बेहतर कदम नहीं था। जहाँ ब्रिटिशर्स को फ़ायदा होता वहाँ वो उस पूरा फ़ायदा लेते, चाहे वो टैक्स लगाना पड़े या किसी भी प्रकार का, मतलब पूरे इंडिया को उन्होंने अपने रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलाना शुरू किया। बड़े मुश्किल के बाद, बड़े लड़ाई के बाद हमें जाके कुछ ना कुछ संविधान बनाने का अधिकार मिला। 1946 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की पहली बैठक हुई। 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के सेंट्रल हॉल में मीटिंग हुई थी, जहाँ लगभग 300 लोग सम्मिलित हुए। उसमें हिंदू मुसलमान दोनों मेंबर्स थे। वहाँ पे लोग डिसाइड किए कि कॉन्स्टिट्यूशन का बनना चाहिए, हमारे देश को जो अधिकार मिलना चाहिए वो आना चाहिए इंडिया में। तो मीटिंग स्टार्ट हुआ तो लोगों के सामने बहुत बड़ा प्रश्न था कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग रखें क्या, किसके लिए किस तरह व्यवस्था करें, किसी प्रकार की इनइक्वलिटी ना हो, सबको बराबरी का अधिकार मिले। ये प्रश्न बहुत बड़ा था उस समय। दूसरी बात, उस समय हमारे देश का इकोनॉमी और सोशल कंडीशन भी अच्छे नहीं थे। थर्ड वन, हमारे देश का डिवाइडेशन भी होने वाला था, इंडिया पाकिस्तान 2 राष्ट्र बनाए जाने थे। इसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कैसे जाए।
लेकिन कहा जाता है जो संविधान सभा थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, उसका हेड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। जो स्ट्रक्चरल कमेटी के हेड थे वो भीमराव अंबेडकर थे, वही प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उन्होंने ही रखा था कौन सा पॉइंट होना चाहिए कौन सा नहीं। जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, उसके पहले जो लीडरशिप किया है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया है, लेकिन वो नॉन स्टेबल थे, अस्थायी थे। 11 दिसंबर 1946 को जो कॉन्स्टिट्यूशन की फिर से बैठक हुई, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एज ए लीडर बनाया गया। वहाँ पे वो परमानेंट लीडर बने थे संविधान सभा का। लेकिन जो स्ट्रक्चरल कमेटी थी उसके हेड बने थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो काफ़ी लोग का योगदान रहा है, चाहे वल्लभ भाई पटेल का, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद से JB कृपलानी, बहुत लोगों के योगदान से आपका कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ। निश्चित तौर पे जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया ने रिप्रेजेंट किया वो कॉन्स्टिट्यूशन इस समय पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, क्योंकि हमने ज़रूर सभी देशों के संविधानों से कुछ बेहतर पॉइंट लिए। अब आप सोचिए, अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट्स लिया, आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिया, रसिया से हमने रिपब्लिकन वर्ड लिया, सारे देशों से हमने अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिए हैं। और जब उन अच्छे अच्छे पॉइंट्स से कोई कॉन्स्टिट्यूशन बने तो आप समझ सकते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन कितना बेहतर हो सकता है। तो निश्चित तौर पे जो इंडिया का संविधान रहा है वो सबसे बेहतर संविधान रहा है। आगे देश का बंटवारा हो गया, तमाम मेंबर्स हमारे वहाँ पाकिस्तान में चलेंगे, इसके बावजूद जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया उसी कॉन्स्टिट्यूशन को आज हम फॉलो करते हैं। तो आइए आज उसके की फीचर्स को कुछ देखते हैं, कुछ उसमें वर्ड्स को देखते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे बड़ा वर्ड है और पहला वर्ड है वो है फेडरलिज्म। आपका टॉपिक भी है, आपके एग्जाम में आने वाला ये टॉपिक भी है फेडरलिज्म। क्या होता है देखिए, एक इंसान के ऊपर, एक गांव के ऊपर, पब्लिक के ऊपर या एक देश के ऊपर एक का अधिकार ना होना, कई लोगों का अधिकार होना, ऐसा देश फेडरलिज्म कहलाता है। क्लियर? यानी पावर किसी एक गवर्नमेंट के पास नहीं है, बल्कि पावर सबको दिया जाना, वही देश, वही कंट्री फेडरलिज्म कहलाती है। क्लियर? जैसे आप देखते हैं इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ऊपर है, पावरफुल निश्चित तौर पे, तो स्टेट गवर्नमेंट भी बनाया गया है जो अपनी जनता को देखता है, साथ ही साथ डोमेस्टिक गवर्नमेंट भी बनाया गया है जो आप लोग गांव में देखते हैं ग्राम सभा वगैरह होता है, और शहरों में देखते हैं नगर निगम वगैरह होता है। यानी जो हेड है वो क्या हुआ, पावर किसी एक के पास नहीं है, पावर क्या होता है, बटा हुआ होता है। इसी को कहते हैं फेडरलिज्म। पावर का जितना डिवाइडेशन होता है, पावर जितना बटा होता है, निश्चित तौर पे उस देश के लिए ये सबसे बेहतर डेवलपमेंट का पॉइंट होता है। डेमोक्रेसी तभी कहलाता है देश में जब डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट का पावर इतना ना कर दिया जाए कि वो डिटेक्टर बन जाए। यानी पावर मेन गवर्नमेंट के पास साथ साथ अन्य गवर्नमेंट को भी वही पावर दिया जाए। क्लियर? पूरा पावर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली से क्या यूपी के गोरखपुर का या सिद्धार्थनगर का डेवलपमेंट कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट हर जगह पहुंच थोड़े ही सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, भैया यूपी लो, मैं तुम्हारे पास भी एक गवर्नमेंट फॉर्म करता हूँ, यूपी गवर्नमेंट, वो तुम्हारी देखभाल करेगा। यूपी गवर्नमेंट योगी आदित्यनाथ जी सिद्धार्थनगर के किसी गाँव में आके हालचाल थोड़े ही ले पाएंगे, या किसी भी गाँव में, क्योंकि गाँव की संख्या कम थोड़ी है, पता नहीं कितने लाख गाँव होंगे भारत में, तो हर एक गांव तक स्टेट गवर्नमेंट थोड़े ही पहुंच पाती है। तो वो क्या कहती है, लो भैया मैं एक डोमेस्टिक गवर्नमेंट बनाता हूँ, ये भैया ये तुम लोग की देखभाल करेगा। ठीक, तो वो बन जाता है आपका पंचायती राज। गांव में ग्राम सभा बनती है और नगरों में नगर निगम बनता है। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट जब तक नीचे तक नहीं होगा तब तक कभी देश का डेवलपमेंट कभी नहीं हो पाएगा। देश के डेवलपमेंट के लिए ये जरूरी है ऊपर से लेकर निचले तबके हर एक का डेवलपमेंट किया जाए। निचले तबकों का गांव के तरफ डेवलपमेंट पंचायती राज करेगा, स्टेट का डेवलपमेंट स्टेट गवर्नमेंट करेगा, भारत का डेवलपमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। ये तीनों मिलकर पूरे देश का डेवलपमेंट करेंगे और देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह फेडरलिज्म कंट्री वही कहती है जहां जनता के ऊपर किसी एक का राज नहीं बल्कि कईयों का राज हो और उनके कईयों के राज्य से उस कंट्री का डेवलपमेंट हो सके। क्लियर? तो आज आपने पॉइंट देखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको जाने, साथ ही साथ आपने कुछ फेडरलिज्म को जाना, फेडरलिज्म कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी देश के लिए वो पॉइंट जाना। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है, जो गवर्नमेंट यहाँ बनाई जाती है वो पार्लियामेंट फॉर्म करता है। इसके बारे में डिस्कस करूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर?
नेक्स्ट वीडियो आपके सिविक्स का लास्ट वीडियो होगा और उसी के साथ आपके सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी आपके एग्ज़ाम का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? जैसा आपको बताया गया है, आपकी हिस्ट्री के स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स आ रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर। ज्योग्राफी में भी आपका पहला चैप्टर आ रहा है और सिविक्स में जो आपका ज्योग्राफी अभी जल्दी ख़त्म किया हो उसका पहला चैप्टर आ रहा है, सिविक्स में भी आपका पहला चैप्टर आ रहा है। क्लियर? जो हिस्ट्री का पहला चैप्टर है हाउ, व्हेन एंड वेयर है, सेकंड चैप्टर ट्रेड टू टेरिटरी है। ये दोनों चैप्टर आ रहे हैं हिस्ट्री से। वहीं आपके ज्योग्राफी में रिसोर्सेज आ रहा है और सिविक्स में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो अभी पढ़ाया जा रहा है, कल मैं लेक्चर कंप्लीट कर दूंगा, इससे आएगा। क्वेश्चन 5 टाइप के होंगे जैसा आपको बताया गया। फिल इन द ब्लैंक्स होगा, MCQ होगा, ट्रू फॉल्स होगा और 1 वर्ड का आंसर होगा। जो 1 वर्ड में आंसर दिए जाते हैं यानी वेरी शॉर्ट आंसर होगा। क्लियर? 1 वर्ड मीन्स एकदम 1 वर्ड वाला नहीं, वेरी शॉर्ट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन 4 टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। 100 मार्क्स का पेपर है, 1 घंटे का पेपर होगा जो ऑनलाइन लिया जाएगा। उसके प्रोसेस क्या है ये आपको एडवाइजरी बता देगी। अभी टाइम टेबल जो शेड्यूल है वो भी बता दिया जाएगा आपके एडवाइजरी के द्वारा, तो आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके मैं सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर खत्म कर दूंगा क्योंकि अब कुछ बचा नहीं है इसमें। एक कीवर्ड्स और बचा है आपका फंडामेंटल राइट्स, साथ ही आपके ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी डिस्कस करूंगा और फंडामेंटल राइट्स भी, ये 2 टॉपिक डिस्कस करूंगा। इन 2 टॉपिक के डिस्कस करने के साथ ही आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आपको ये जानकर खुशी होगी कि जो मैं टॉपिक लेने जा रहा हूँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये आपके एग्ज़ाम के लिए नहीं है इम्पॉर्टेंट। ये टॉपिक मैंने सिलेबस में नहीं दिया है लेकिन पढ़ा दे रहा हूँ। बाई चांस एक क्वेश्चन आ गया तो आप उसे कम से कम टेकल कर सके, ये ना कह सके कि सर ने हमें पढ़ाया नहीं, इसलिए मैं उस टॉपिक को पढ़ा दूँगा। क्लियर? दूसरा आपका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा फंडामेंटल राइट। वो तो इम्पॉर्टेंट ही है, वो तो आना ही आना है, उससे अच्छे खासे क्वेश्चंस आने हैं, इसलिए फंडामेंटल राइट्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। क्लियर? तो कल यानी कल मैं वीडियो अपलोड करूंगा, आपके सिविक्स का वो लास्ट वीडियो रहेगा और एक तरह से आपके एग्ज़ाम का पोर्शन भी कल फिनिश हो जाएगा। उसके बाद जो वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसमें रिवीजन क्लास होगा, हिस्ट्री का दोनों चैप्टर, ज्योग्राफी का पहला चैप्टर और सिविक्स का पहला चैप्टर मैं आपको रिवाइज कर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सिविक्स के लास्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू।